मगर मैंने इसमें फिर एक सेक्शन डाला था कि मुलाजमीन की, कि सबसे पुराना माली कौन था, सबसे पुरानी जमादारनी कौन थी, सबसे पुराना वेटर कौन था बोर्डिंग हाउसेस में। और मैं चाह रहा था कि उनको भी, क्योंकि उनके बगैर ये अमला चल नहीं सकता था। तो ये किताब, आई एम प्राउड टू से, ये इट्स अ ट्रिब्यूट टू एचसन कॉलेज एज सच। तो एक मेंबर थे बोर्ड के, मैं उनका नाम नहीं लेता क्योंकि आप भी उनको जानते हैं, जब मैंने किताब शाया की और इसमें बड़ी मेहनत, 322 सफ़े की किताब है, तो उन्होंने जब मैंने पेश किया तो उन्होंने इनकार कर दिया कि ही रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट इट। तो मैं ज़रा हैरान हुआ, तो पता चला कि जी मेरी तस्वीर क्यों नहीं है उसके अंदर, उन्वान में मेरी तस्वीर होनी चाहिए थी, मैं बोर्ड मेंबर हूँ। मैंने कहा जी क्योंकि ये आपके मुतल्लिक़ किताब नहीं है, ये एचसन कॉलेज के मुतल्लिक़ है, अगर आप हुक्म करें मैं आप पर एक किताब लिख लेता उसके ऊपर आपकी तस्वीर आ जाएगी। सो ये एक लिहाज से ये ऑब्स्टिकल्स होते हैं लिखने में, क्योंकि कईयों के अपने ही ख्यालात होते हैं, उम्मीदें होती हैं उनकी, लेकिन ये किताब जो थी वो बनी थी एचसन कॉलेज के लिए, एंड टू शो कि it is not the best college in Pakistan, it's not the best school in Pakistan. It is certainly one of the best, but what is important is that it has sustained a tradition over 125 years, and as I wrote in the first book of that, Aitchison College, the first 100 years, because I'd written the centenary volume. तो उसको मैंने नाम दिया था the first 100 years, तो एक लिहाज से कि आइंदा भी होंगी। अब तो एचएसएन के एक प्राइम मिनिस्टर भी आ गए हैं। बिल्कुल जी, इमरान खान। हाँ जी बिल्कुल, हाँ ज़बरदस्त। अब ये जो किताब है, ये दिस इंटरेस्ट मी मोर, द रिसोर्सफुल फ़कीर्स। जी बिल्कुल। अब बताइए कि कईयों को पता है कि आपके जो एंसेस्टर थे वो महाराजा रंजीत सिंह की हुकूमत में काम भी करते थे, ये क्या हिस्ट्री है? जी, जो हमारी जो मशहूरियत और जो नाम भी अगर कोई पैदा हुआ है फ़कीरों का, तो वो इन तीन भाइयों की वजह से था। फ़कीर अज़ीज़ुद्दीन जो कि महाराजा रंजीत सिंह के वज़ीर आज़म थे, वज़ीर ख़ारजा थे। फ़कीर इमामुद्दीन जो किलेदार थे गोविंदगढ़ के, जहाँ उनका अमला था, ये बारूद खाना और इनफैक्ट तोशा खाना, उनका जेवर, पैसा, माल वगैरह वो सही सारा वहीं रखा जाता था। तो एक किस्म की इट वाज अ पोजीशन ऑफ एक्सट्रीम ट्रस्ट। और तीसरे भाई जो थे वो थे फ़कीर इमामुद्दीन साहब, जो कि मेरे एंसेस्टर थे, और वो थे तकरीबन गवर्नर ऑफ लाहौर। लाहौर की जो इंतज़ामिया थी वो उनके सपोर्ट थी। सो इन तीन भाइयों को, फ़कीर अज़ीज़ुद्दीन, नूरुद्दीन और इमामुद्दीन साहब को, एक महाराजा रंजीत सिंह ने ख़ास एक मकाम दिया था अपने दरबार में। और हालांकि वहाँ सिख भी थे, डोगरे भी थे, हिंदू भी थे, लेकिन इन तीनों पर उनका इत्बा था। और जब इंतकाल हुआ महाराजा रंजीत सिंह का जून 1839 में, तो अज़ीज़ुद्दीन साहब थे उनके पास until the end। और फिर उनके बाद नूरुद्दीन साहब रीजेंसी काउंसिल पर थे दिलीप सिंह के लिए। तो ये रिश्ता जो था न सिर्फ सिख दरबार के साथ लेकिन पंजाब के साथ, वो हमारा उस वक्त से चला आ रहा है। तो मुझे फिर ख्याल आया कि उनके मुतल्लिक़ कुछ लिखा जाए। मैं बाकियों के एंसेस्टर्स पर तो लिखता हूँ, मगर अपने जो बुज़ुर्ग हैं उन पर क्यों ना लिखा जाए। तो मैंने फिर पंजाबी आर्काइव्स जो हैं अनारकली के मकबरे में, वहाँ अंग्रेज़ों की और जो सिखों के दरमियान जो भी खतूत थे, कॉरेस्पॉन्डेंसी अंग्रेज़ी में उनका तर्जुमा था। अभी भी है? अभी भी, हाँ जी, वो महफूज है। तो उस पर मैंने फिर काफ़ी रिसर्च की, और जो भी विजिटर्स आए थे उनके बयानात वगैरह। सो ये सारी चीज़ें फिर मैंने एक बायोग्राफी के तौर पर इन तीन भाइयों की, तो इसी वजह से रिसोर्सफुल फ़कीर्स। अब आप पूछेंगे रिसोर्सफुल क्यों? क्यों? महाराजा रंजीत सिंह, उनकी आमदनी कम होती थी, ख़र्चा ज़्यादा था, ज़ाहिर है वो। सो नई दौलत थी उनके पास। तो उन्होंने एक दिन जब उन्होंने बेटे की शादी करनी थी, तो उन्होंने फिर सरदारों को बुलाया और कहा कि मुझे पैसा दो, मैंने जब तुम्हें इतना नवाजा तो तुम भी कुछ करो मेरे लिए, तो पैसा निकालो। तो किसी ने कहा जी मेरे पास तो बस इतना ही है, और किसी और ने कोई और बहाना दिया वगैरह। तो एक उनमें से कहते हैं कि जी आप
फ़कीरों से मांगे, दे आर वेरी रिसोर्सफुल। अच्छा, ये कहीं ना कहीं से पैदा कर लेंगे। इसी वजह से मैंने कहा चलो ये टाइटल एक अच्छा सा आ जाता है कि द रिसोर्सफुल फ़कीर्स, कि उन्होंने कैसी, अब देखिए मुसलमान थे सिख दरबार में, राइट, जिनका मुसलमानों के, जिनको कोई प्यार नहीं था मुसलमानों के साथ, आई मीन तारीख़ी, अगर आप तारीख़ पढ़ें उनकी, लेकिन उसके बावजूद तीनों भाई until the end, until Ranjit Singh died and until the end of the Punjab, इनकी पोजीशन जो थी उस पर कभी ना शक पड़ा, ना किसी ने उंगली उठाई, और ना उन्होंने neither did they betray the trust। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, आपने कहा कि सिखों का और मुसलमानों का हमने देखा है कि क्या, लेकिन मैं आपकी, अगर आपको, आई एम श्योर आपको याद भी होगा कि एक आदमी आया सोने का कुरान लेके, जी बिल्कुल, और ये स्टोरी बताएं। ये तो एक इनफैक्ट लाहौर म्यूज़ियम में एक कॉपी है कुरान शरीफ की। कहा जाता है कि एक किताब नवीस आए और उन्होंने कहा कि जी मैंने कुरान शरीफ और ऑफ़र कर रहा था, और हदिया तो उसका था 1 लाख रुपया, और फ़कीर अज़ीज़ुद्दीन साहब ने कहा कि मैं नहीं, मेरे पैसे नहीं से बाहर है, तो उन्होंने रवाना कर दिया उसको। मैं सुना है कि कहते हैं कि महाराज रणजीत सिंह ने फिर ये जब ये देखा तो उन्होंने उस आदमी को वापस बुलाया और फिर तोशेखाने से पैसा देकर और कुरान शरीफ अज़ीज़ुद्दीन साहब को दिया, और कहा कि मैं इस वजह से दे रहा हूँ क्योंकि अल्लाह ने या रब ने या गुरु, उन्होंने मेरी एक आँख जो मैं दी है, क्योंकि मेरी सिर्फ एक ही आँख है, और वो इस वजह से है कि मैं तमाम मज़हबों को एक ही आँख से मैं देख सकूं। तो ये एक ना सिर्फ कहानी है, लेकिन मेरा ख़्याल है ये इस पर ये इन अ सेंस इट्स अ समेशन ऑफ महाराजा रणजीत सिंह सेकुलरिज्म, जिस पर आज वो बातें करते हैं, लेकिन उसकी असल मिसाल इसमें मौजूद है। अच्छा, आपने एक और किताब भी लिखी है, द सिक्स, जिसके अंदर पूरा आपने नैरेटिव दिया है। आपकी नज़र में जब द यंग दुलीप सिंह ये रशिया चला गया और वहाँ से ज़ार से प्राइम मिनिस्टर अलेक्जेंडर ने मदद मांगी कि नॉर्थ से आएगा और इन्वेट कर देगा, अंग्रेज़ों को निकालेगा, इसका बैकग्राउंड क्या है? महाराजा दिलीप सिंह तख्त पर आए थे जब वो 5 साल के थे, तो जाहिर है 5 साल के बच्चे को क्या समझ थी। तो इनकी जो वालदा थी रानी जिन्ना बहुत तेज़ थी बहुत, और उन्होंने हुकूमत संभाल ली। उनके एक माशूक थे लाल सिंह, उसके साथ उनको वज़ीर बना दिया और ख़ुद संभाल ली। तो कहा जाता है कि जब उन्होंने जब पहली जंग हुई सिखों के साथ, अंग्रेज़ों के साथ, तो फ़ौज आई दरबार में। उन्होंने कहा कि जी हमारे पास ना अनाज है, ना घोड़े हैं, ना तलवारें हैं, ना ढाल हैं, तो अब क्या किस चीज़ के साथ लड़ें। तो हमारा ये आप बैठी थी एक स्क्रीन के पीछे, तो फिर ज़रा इसका रेशम की आवाज़ की आवाज़ आई और कपड़ों की आवाज़ आई, तो सडनली घघरी जो थी इनकी वो दरबार में आई, और वो स्क्रीन के पीछे से उन्होंने आवाज़ कसी कि ये अपनी तलवारें हैं ना, जो भी है तुम्हारे पास, वो इस तरफ फेंक दो, और ये घड़ी जो है ये तुम जाके पहनो, सरदारों को कहती है, क्योंकि जाहिर है कि मुझे ही लड़ना पड़ेगा। तो उनका नहीं महारानी की जाए, और जाके शिकस्त खा, 12 लड़ाई की और शिकस्त खा। जब ये एनेक्सेशन हुई 1849 में, तो महाराजा दिलीप सिंह जवान थे, और इनको अंग्रेज़ों ने फिर फतेहगढ़ ले गए, जहाँ फ़कीर नूरुद्दीन साहब उनकी कंपेनियन थे, और महारानी जिन्ना को इन्होंने उससे पहले बनारस भेज दिया था और आगे चुनार, और उनके साथ फ़कीर कमरुद्दीन साहब नूरुद्दीन साहब के बेटे गए। तो जब दिलीप सिंह को उन्होंने कहा कि इसको हिंदुस्तानी रखना चाहते हैं, इनको वलायत भेजा गया, और वहाँ ये बड़ा क्वीन विक्टोरिया का बड़ा चहेता बन गया, और रॉयल फैमिली के साथ रहा। फिर इन्होंने शादी की और बच्चे 1863 में वापस आए हिंदुस्तान, आए थे शिकार के लिए, और इनकी वालदा जो कि भाग चुकी थी चुनार किले से, वो नेपाल में रहीं 11 साल,
वो कलकत्ता आई हैं इनसे मिलने के लिए बेटे को। तो उन्होंने कहा अब मैं तुमसे जुदा नहीं होंगे। तो दिलीप सिंह इसको वापस वलायत ले आए। और मैं इस वजह से समझा रहा हूँ तफसील में, ये इतनी समझदार औरत थी कि जो अंग्रेज़ों में 11 साल इसको पट्टी पढ़ाई थी और सिखाया था और अंग्रेज़ बनाया था, क्रिश्चियन बन गए थे, उन्होंने और ईसाई बन गया था। इस औरत ने 2 साल में बिल्कुल ही सारा उधेड़ दिया, बिल्कुल। तो जब वो मरी 1863 में अगस्त में, इसी महीने में इनफैक्ट, वो तो बिल्कुल सिख बन गया था और कह रहा था कि ये तो मेरे दुश्मन हैं, इन्होंने मेरी सारे, जितनी बड़ी पंजाब थी, जितनी बड़ी ग्रेट ब्रिटेन है, उससे बड़ा तो मेरी रियासत पंजाब थी, ये सारा माँ ने सिखाया था। और फिर दादन खान की जो ज़मीनें थी और जो सॉल्ट माइंस हैं, ये भी मेरी ज़ाती थी, तो उनका हिसाब दो मुझे। ये फिर नाराज़ होके तो वलायत छोड़ गया और रूस चला गया, जैसे आपने अभी बयान किया। तो वहाँ अलेक्जेंडर III से इसने फिर दरख्वास्त की कि मुझे आप मेरी हिमायत करें और हम फिर हिंदुस्तान पर फतह करेंगे और अंग्रेज़ों को भगा देंगे। उनकी अपनी सियासत थी, उन्होंने कहा यार ये इसको क्यों करें हम, इसकी ना फ़ौज है ना, सो उन्होंने लिफ्ट नहीं दी इसको। तो बहुत मायूस हो के फिर पेरिस आ गए, जहाँ उनका इंतकाल हो गया। ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये। हाँ जी, यस, इट्स इन अ सेंस एक लिहाज से अंग्रेज़ों को शर्म आनी चाहिए, क्योंकि जितनी दौलत उन्होंने हिंदुस्तान से और ख़ास तौर पर पंजाब से, मैं न सिर्फ माली तौर पर जो जवाहरात थे कोहिनूर ही ले लें, वो सारी चीज़ें वो ले गए हैं। और इस वक्त अगर आप बात करें उनसे तो वो आपको वो किस्सा याद है कि जब ये 11 साल के थे तो अंडर द ट्रीटी ऑफ भैरवाल, जी जी, लॉर्ड डलहौजी ने इधर के वो कोहिनूर ले लिया। तो ये आपको याद है कि जब ये विंटर हॉल्टर से ये पेंटिंग करवा रहे थे तो किस तरह क्वीन विक्टोरिया को दिया? हाँ जी, वो एक्चुअली जब उन्होंने जो ट्रीटी बनी थी, इट वाज नॉट अ ट्रीटी, दैट्स द फर्स्ट थिंग, इट वाज टर्म्स ऑफ सरेंडर। तो टर्म्स आर डिफरेंट, कि जो शिकस्त खा गया है वो तस्लीम कर रहा है कि हाँ जी मैं हार गया हूँ। और अंग्रेज़ों ने फिर उनको कहा कि ये तमाम चीज़ें, पंजाब आपका नहीं होगा, आपको टाइटल हम रहने देंगे महाराजा की, लेकिन आपकी औलाद जो होगी वो कभी महाराजा नहीं बन सकेंगे।